जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट है और उनके ख्याल में आ गया कि जब तक अपन खुद होके महाराष्ट्र के ऊपर ख्याल नहीं देंगे इन तीन नेताओं के भरोसे महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला है। सर लेकिन कैंपेनिंग तो जोर शोर से की जा रही है, महायुति कहा जा रहा है, तो टारगेट 45 कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास भी कम होता है। मैं क्या बताऊँ, उनको नरेंद्र मोदी साहब को सब पता है इनकी कैपेसिटी क्या है। ये महाराष्ट्र में तीन नेता के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं, ये भी उनको पता है। करके वो महाराष्ट्र में बार बार आते कि अब मैं जब तक जाऊंगा नहीं तब तक यहाँ पे सुधार होगा नहीं, करके वो बार बार यहाँ पे आते। शिवसेना यूपीटी के दो नेता इस वक्त जांच एजेंसी के रडार पर है। सूरज चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया, 4 दिन की कस्टडी दी है। राजन सालवी के घर पर एसीबी का छापा पड़ा। सर क्या लगता है कि जो अपोजिशन है उसके नेताओं पर बार बार इस तरीके की जांच एजेंसियों द्वारा दबाव बनाना किस तरीके की राजनीति? ऐसा इसकी शुरुआत तो काफी पहले से हुई है कि जो भी विरोधी नेता है उनका मुंह बंद करने के लिए या उनको तकलीफ देने के लिए एजेंसी का गैर इस्तेमाल जो किया जा रहा है, और ये गैर इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। आप दिल्ली में जाओ, आप केजरीवाल साहब से लेकर उनके मंत्रियों के ऊपर भी झूठे इल्जाम डाल के उनको तकलीफ देने का काम। पश्चिम बंगाल में आप जाइए, वेस्ट बंगाल में वहाँ पे ममता दीदी के जो उनके सहयोगी उनको एजेंसी के द्वारा उनको तकलीफ देने का काम, या राजस्थान में इस प्रकार का काम, ये एजेंसी का गैर इस्तेमाल जो हिसाब से हो रहा है, इसके पहले इस प्रकार का गैर इस्तेमाल इस एजेंसी का ईडी सीबीआई का कभी नहीं हुआ। लेकिन ये 3 साढ़े 3 4 साल में इस प्रकार का गैर इस्तेमाल करके इस प्रकार से राजकीय लाभ उठाया जा सकता है, उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे चालू है। हमने महाराष्ट्र के लिए किया है और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का समझौता होता है तो उसकी वजह से महाराष्ट्र में समृद्धि और विकास होगा, इसमें सच्चाई है। लेकिन हमारा जो अनुभव है, गए साल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दावोस गए थे, उस टाइम भी उन्होंने ऐलान किया था कि हमने 2.5 लाख करोड़ का एमओयू महाराष्ट्र के लिए किया है। गए साल की बात करो, गए साल उन्होंने ऐलान किया था कि हमने 2.5 लाख करोड़ का निवेश हमने समझौता उसका किया है। लेकिन हम उनसे आज सवाल कर रहे हैं कि गए साल जो आपने एमओयू किया था 2.5 लाख करोड़ का, उसका क्या हुआ? कितने प्रोजेक्ट आज कागज पे ही है या कितने प्रोजेक्ट आज चालू हुए हैं? हमारी मालूमात के हिसाब से सिर्फ 20% प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है। 80% प्रोजेक्ट अभी भी गए साल के जो एमओयू दावोस के आने बाद किया था उसके प्रोजेक्ट चालू हुए। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रपुर जिले में भद्रावती प्रकल्प है। भद्रावती में न्यू एरा टेक्नोलॉजी का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, कोल गैसिफिकेशन का प्रकल्प, इसकी कहाँ भी शुरुआत वहाँ पे हुई नहीं है। और न्यू एरा टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पे बताया कि हमारी जिस प्रकार की इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, इतनी हमारी हम ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है। मुझे समझता नहीं कि इतना 20,000 कोटी का ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम नहीं, तो उन्होंने फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में एमओयू क्यों किया? नंबर 2, गढ़चिरौली में उड़द करके वहां पे 5,500 का बलद फेरोलाइट प्रोजेक्ट, ये भी अभी कागज पे इसकी भी शुरुआत नहीं हुई। बूटीबोरी में अराई पावर प्रोजेक्ट जो 18,000 करोड़ का है, इसकी भी कहां पे शुरुआत नहीं हुई। 1-2 बार ये लोग जरूर नागपुर आके गए, लेकिन उसके आगे कुछ बात बनी नहीं। गढ़चिरौली में लॉयड मेटल प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का, इसका एमओयू गए साल किया था। अमरावती में टेक्सटाइल पार्क, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री साहब ने गए साल की थी दावोस से आने के बाद। लेकिन दावोस के आने के बाद भी 15 महीना हो गया। इस 15 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट जो उन्होंने ऐलान किया था वो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुए, सिर्फ कागज पे ये प्रकल्प है।
हमारा माननीय मुख्यमंत्री साहब से उनसे यही दरखास्त है कि अच्छी बात है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट एमओयू आना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना चाहिए, लेकिन सिर्फ घोषणा करके नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट सही में इसका अमल होना चाहिए, वहाँ पे उसका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने फॉलो करना चाहिए और असल में प्रोजेक्ट जमीन के ऊपर आना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को उनको उनके हाथ को काम मिल सके। सिर्फ घोषणा करके काम नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने वास्तविकता में प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको सरकार ने मदद करके जल्द से जल्द ये प्रकल्प कैसे चालू हो जिसकी घोषणाएं हुई है, तभी महाराष्ट्र विकास और समृद्धि के राह पे चल सकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 हफ्ते में 2 बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पिछले बार आपने देखा कि नवी मुंबई में जो होते MTHL का उद्घाटन किया, आज सोलापुर में है। क्या लगता है सर कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का 2 हफ्तों में 2 बार और जब से शिंदे सरकार बनी है तब से कुल 7 बार, तो क्या ये शिंदे हो या फडणवीस हो या अजित पवार ग्रुप हो, तो इन तीनों पर जो आत्मविश्वास की कमी है प्रधानमंत्री? एकदम आपने सही सवाल पूछा। एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अजित पवार साहब हो, नरेंद्र मोदी साहब को मालूम है कि इन 3 नेताओं के बदौलत उनकी बागडोर महाराष्ट्र में नहीं चल सकती करके माननीय नरेंद्र मोदी साहब बार बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 3 नेताओं के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। इनके बदौलत महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अपने को लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीट नहीं मिल सकती करके खुद हो गया महाराष्ट्र में वो ध्यान दे रहे। बम्बई में या आज सोलापुर में कई जगह इतने में कई बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए और उनको ये भी मालूम है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब कल दावोस से आए और दावोस से आने के बाद उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया और उन्होंने बताया कि करीबन 3,53,000 असं आहे की सातत्यानं गेल्या 2-2.5 वर्षापासून 3 वर्षापासून कशा पद्धतीनं ज्या काही एजन्सीज आहेत केंद्र शासनाच्या ED असो CBI असो त्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीनं आपल्या विरोधकाची तोंड दाबायची, त्यांना त्रास द्यायचा, या पद्धतीनं गेल्या 3-3.5 वर्षापासून सर्व काम चालू आहे, ही सर्व जनता पाहते। आता काल जे झालं शिवसेनेच्या नेत्याच्या बाबतीत ते सुद्धा सर्व लोक पाहत आहेत आणि हे काही फक्त महाराष्ट्रामध्ये होत आहे असं नाही, महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही सुद्धा गेला, तुम्ही तिकडे दिल्लीला गेला, आप पार्टी तिथे सुद्धा त्याच पद्धतीने एजन्सीच्या माध्यमातून केजरीवाल साहेबापासून तर त्यांच्या अनेक मंत्र्यांना कशात तरी घेऊन त्या निमित्तानं त्रास देण्याचं काम चालू आहे। पश्चिम बंगालमध्ये आपण गेला त्या ठिकाणी सुद्धा ममता दीदीच्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना अशाच पद्धतीच्या खोट्या प्रकरणामध्ये घेऊन त्यांना त्रास देणं चालू आहे। तिकडे राजस्थानमध्ये गेला त्या ठिकाणी चालू आहे, म्हणजे प्रत्येक ज्या ठिकाणी झारखंडमध्ये चालू आहे, ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार नाही आहे त्या ठिकाणी त्या विरोधकांना जे सरकार ज्यांचं आहे त्यांना कशा पद्धतीनं या एजन्सीच्या माध्यमातून त्रास द्यायचा, कशा पद्धतीने एजन्सीचा दुरुपयोग करायचा, अशा पद्धतीचा प्रकार संपूर्ण भारतामध्ये चालू आहे। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपण अनेक उदाहरणं, माझ्यासहित अनेक उदाहरणं काय झालं काय नाही। सरकारने जे काही सांगितलं त्याची व्यवस्थित त्यांनी लोकांसमोर सर्व गोष्टी आणल्या पाहिजे, कन्फ्युजन ठेवायला नको। काय म्हणजे खरोखरच राज्य शासन काय करणार, कारण की राज्य शासनाने ज्या पद्धतीनं OBC समाजाने त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही तुमच्यावर कोणत्या पद्धतीनं तुमचं कोणती आरक्षण काढून घेणार नाही, आणि इकडे मराठा समाजालाही राज्य शासनाने आश्वासन दिलं होतं की तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण करू। आता याच्यातून राज्य शासन कशा पद्धतीने कोणता निर्णय घेणार, आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना भेटायला जाताना स्वतः त्यांनी सांगितलं होतं, पहिले सांगितलं 1 महिन्यामध्ये आम्ही निर्णय देऊ, म्हणजे काहीतरी विचार करूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 1 महिन्याची वेळ दिली असेल। ठीक आहे, 1 महिन्याच्या नंतर आता वाळून घेतली, आता 3 महिने झाले, 4 महिने झाले, जे काही आहे
त्या पद्धतीनं योग्य निर्णय राज्य शासनाने घेतला पाहिजे. कोणत्याही समाजाची दिशाभूल राज्य शासनाने करू नये अशी आमची राज्य शासनाला विनंती आहे. लोकसभेचं सध्या जागा वाटप चालू आहे. पुढच्या 3-4 दिवसामध्ये गोष्टी फायनलाइज होतील. विदर्भामध्ये सध्या तुमचा मित्रपक्ष काँग्रेसला चांगला सर्व्हिस त्यांचे दाखवत आहेत. त्यामुळे काल त्यांची मिटिंग पण तिथे अमरावती विभागासाठी झाली. विदर्भात जास्त जागा काँग्रेस मागणार आणि पश्चिम महाराष्ट्रात तुमच्या पक्षाकडून त्याबद्दल निगोशिएट होणार असा काय फॉर्म्युला फायनलाइज होतोय का? असं आहे की आता प्रत्येक ठिकाणी आता काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी, शिवसेना एकत्र मिळून आता त्याची चर्चा चालू झालेली आहे. अनेक ठिकाणी ज्या जागा काँग्रेसने लढवल्या होत्या, की ज्या जागा शिवसेनेने लढवल्या होत्या, की ज्या जागा राष्ट्रवादीने लढवल्या होत्या, त्याच्याबद्दल सुद्धा आमची चर्चा चालू आहे की याच्यामध्ये एक्सचेंज काही काय करायचे असेल तर कोणत्या जागा आपण एक्सचेंज करू शकतो. त्याच्यामुळे तिन्ही पक्षाच्या स्तरावर आता बैठका चालू आहेत आणि या तिन्ही स्तरावरच्या बैठका झाल्यानंतर जे वरिष्ठ नेते आहेत त्यांच्याकडे संपूर्ण अहवाल जाईल. ती सुद्धा याच्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतील. पण आपल्या माहितीसाठी सांगतो की तिन्ही पक्ष एकत्रित बसून यांचं तिन्ही पक्षाचं कॉर्डिनेशन, समन्वय अतिशय चांगला आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्ष एकत्र बसून एकदा जो काही निर्णय घेतील त्यानुसार तिन्ही पक्ष त्या जो कोणता उमेदवार कोणत्या लोकसभेसाठी दिला त्याचा तिन्ही पक्ष मिळून काम करतील आणि लवकरात लवकर याची यादी सुद्धा लवकरात लवकर जाहीर होईल याच्या पद्धतीने दिसत आहे. ठीक आहे ना. कसं आहे की ती जागा 2014ला अमरावती जागा राष्ट्रवादी लढवली होती. 2019ला बाकी आम्ही सर्वांनी सपोर्ट केला होता. बेसिकली ती जागा राष्ट्रवादीची आहे. पण तरी आता चर्चेमध्ये आमची सुद्धा मागणी आहे, काँग्रेसची सुद्धा मागणी आहे. आता एकत्र चर्चेमध्ये आम्ही सर्व बसून चर्चा करू आणि जो कोणता योग्य उमेदवार असेल, ज्या कोणत्या पक्षाचा योग्य उमेदवार असेल त्या पद्धतीतील निर्णय आम्ही घेऊ. आपली पत्रकार परिषद झाल्यानंतर माझी आता त्याचीच बैठक आहे, जेणेकरून तशा पद्धतीनं तिथे आपली बाजू मांडायची. बाजू तर आमची सत्तेची बाजूला पडलंच नाही. आता सत्तेच्या बाजूला तिथे ऐकून घेतात की नाही हाच एवढा प्रश्न तिथे आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत तर पाहिलं, आता राष्ट्रवादीच्या बाबतीत तसं घडू नये एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी आम्हाला. मला वाटतंय का त्यानुसारच एकंदरीत प्लॅटफॉर्म तयार होतं शिवसेनेच्या सुनावणीसारखा किंवा त्या आमदार अपात्रता प्रकरणी जो निकाल आला तसंच तुमच्या बाबतीत होऊ शकतं. जे आता शिवसेनेच्या बाबतीत जे पाहिलं आता हे सगळं ठरवून केल्यासारखं दिसतंय. तशा पद्धतीने आमच्या बाबतीत ठरवलं नसावं असं वाटतं मला. जनता उघड्या डोळ्याने सगळे पाहत आहे काय घडत आहे. ज्या बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी हा पक्ष स्थापन केला, ज्याचं नेतृत्व बाळासाहेब गेल्यानंतर उद्धवजी ठाकरे करत असे, त्यांचा पक्षही काढून घेतला, त्यांचं चिन्हही काढून घेतलं, या सर्व गोष्टी जनतेला कळतात. तुम्ही ठीक आहे करताय, तुमच्या हातात सत्ता आहे, पण या सर्व गोष्टी जनतेला कळतात. उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्राची जनता या सर्व गोष्टी पाहते आणि त्यांना काय चालू आहे हे सुद्धा त्यांना कल्पना आहे.